सवाल ये उठता है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चार अलग अलग पहलुओं से जो चार डिफरेंट फेसेट्स हैं, आखिर क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं संभावित प्रश्न को भी आपके सामने रख दूं, ताकि जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़े तो हमारे दिमाग में ये बात चलती रहे कि हाँ, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं इसके माध्यम से अमुक सवाल को एड्रेस कर सकते हैं, अमुक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, है ना। सी लिसन, नाउ we'll be dealing with center state relationship. The entire topic on center state relationship would be divided into 4 different facets. First of all, what we need to understand is what is the nature of center state relationship under Indian Constitution. Second facet is all about what is the extent of center state relationship on the parameters of what? The legislative relationship prevailing between the two. Third facet is all about center state executive relationship, you know. Fourth one is all about center state financial relationship. Okay, see, whatever the tidbits I will provide you on this whiteboard, that would be more than sufficient to cope up the questions asked in your preliminary examination, right? But before proceeding on different facets following the given topic, let me introduce some sort of mains oriented questions, so that in due course of having the coverage of center state relationship topic, you will be able enough to address all such questions considering your mains examination point of view. Okay, तो अब हम लोग मेंस के संभावित प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं, ताकि ये आपकी जेहन में रहे कि जो भी पढ़ रहे हैं आखिर उसका इस्तेमाल क्या है। ऐसा तो नहीं कि केवल बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़ने में खूब मजा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन उस मजे का क्या मतलब कि वो एग्जाम में काम ना दे। क्योंकि क्लास के दौरान मजा आना एक बात है, और क्लास में जो आपने पढ़ा है वो आपके उपयोग में आ जाए, आपको बताऊं, ये बिल्कुल भी अलग बात है। तो चलो फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, केंद्र राज्य संबंध के तहत सबसे पहले भारत में केंद्र राज्य संबंध की प्रकृति देखेंगे, केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने स्टडी टेबल पर होंगे और आपके सामने व्हाइट शीट्स होंगी और पेन लेकर आप बैठे होंगे कि जो कुछ भी आवश्यक है लेक्चर में लिखने लायक वो आप लिखते रहेंगे, और जो लिखवाना होगा वो मैं स्वतः आपको बोल के लिखवा दूंगा। बट अपनी मर्जी से जो भी आपको लगेगा कि आपके उपयोग के लिए है, आपके लिए जरूरी है, आप बिना बताए लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबल क्वेश्चंस। संभावित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ, अगर देखने में दिक्कत हो रही होगी तो बोलो, मैं दूसरा मार्कर भी देखूं। हाँ, ये मार्कर सही है। चलो, भारतीय संविधान में निहित केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति का आकलन करें। मेक एन असेसमेंट of the center state relationship prevailing under the Constitution of India. Okay, make an assessment of the center state relationship prevailing under the Constitution of India. भारतीय संविधान में निहित केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति का आकलन करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
explain the extent of legislative relationship prevailing between the center and states. Prevailing between the center and states. केंद्र राज्य विधायी संबंध की परिधि का विश्लेषण करें। और ये सारे के सारे प्रश्न आपको नियर अबाउट 200 वर्ड्स में लिखने होंगे फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3, in what manner the center state relationship को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं R/P, in what manner the center state relationship found in India is different to that of which is found in the USA, the United States of America. In Hindi, किस प्रकार भारत में विद्यमान केंद्र राज्य संबंध अमेरिका में विद्यमान केंद्र राज्य संबंध से भिन्न है ना। यानी हमारे देश के अंदर जो केंद्र राज्य संबंध हमें देखने को मिलता है, अमेरिका में भी केंद्र राज्य संबंध देखने को मिलता है, बट दोनों में क्या कुछ एक तरह से कह सकते हैं भिन्नताएं हैं। उन भिन्नताओं पर यह सवाल फ्रेम किया गया है। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, explain the center state financial relationship found in India. भारत में पाया जाने वाला केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का विश्लेषण करें। भारत में पाया जाने वाला केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का विश्लेषण करें, है ना। एक्सप्लेन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप फाउंड इन इंडिया। एंड लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने की दिशा में
सुझाव दिए जा सकते हैं विभिन्न आयोगों की संस्तुतियों के मद्देनजर अपना विचार प्रस्तुत करें। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर लिखा हुआ बहुत कम आपको दिख रहा होगा। मैंने कल ही बताया था कि मेरे पास सारा सिस्टम तो है, मार्कर भी है, बोर्ड भी है, लेकिन मार्कर की इंक जवाब देने की स्थिति में है। एनीवे, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने की दिशा में क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं विभिन्न आयोगों की सिफारिशों यानी रिकमेंडेशंस यानी संस्तुतियों के मद्देनजर अपना विचार प्रस्तुत करें। इन इंग्लिश, टेक डाउन प्लीज। What sorts of suggestions can be given in order to observe reforms corresponding to the center-state relationship, Give your viewpoints in the light of the different sorts of recommendations made by different commissions. Listen me again. What sorts of suggestions can be given in order to observe reforms corresponding to center-state relationship, right? Give your viewpoints in the light of the different sorts of recommendations made by different commissions, like एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है ना, ये आपका 1966 में गठित हुआ है ना। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बाद आप आ सकते हैं 1969 में राजमन्नार समिति का गठन हुआ, 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, फिर आप आ जाओ 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया है ना, फिर 2007 में एमएम पुंची कमीशन का गठन हुआ। ये सारे के सारे कमीशन अपने अपने समय में भारत के अंदर केंद्र राज्य संबंधों में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इसके मद्देनजर अपनी अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत किया। हालांकि एक एक कमीशन की रिकमेंडेशन पे अगर हम फोकस करें तो 600-700 पन्नों की रिपोर्ट है वो। हमारी यहाँ कोशिश होगी कि इन तमाम आयोगों ने उभयनिष्ठ रूप से, मीन्स अलग अलग इन्होंने जो भी केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के मद्देनजर संस्तुतियां पेश किए, उनमें से कॉमन पॉइंट्स क्या है, और उन्हीं कॉमन पॉइंट्स को ध्यान में हम लोग रखेंगे और इस तरह से ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को खास करके इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो मैं आपको बच्चों एक रोड मैप दिया, एक व्यू पॉइंट दिया कि आखिर हम किस तरीके से इस टॉपिक में बढ़ेंगे, है ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में। ये मुझे लगता है कि चूंकि सेशन आपका छोटा है 1 घंटे का, तो आप मान के चलेंगे कि कम से कम 4-5 दिन ये क्लास चलेगी, बट विद इन 5 days we will accomplish the entire dimension of center state relationship। तो चलो अब हम लोग सीधे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आपको मैंने रोड मैप दे दिया है ना, आपको मैंने ये बता दिया कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान अथवा राज्य व्यवस्था की प्रकृति का अवलोकन करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान अथवा राज्य व्यवस्था की प्रकृति की बुनियाद पर ही हमारे देश के अंदर केंद्र राज्य संबंध का रेखांकन होता है, पहली बात। दूसरी बात, केंद्र राज्य संबंधों को आखिर किन किन आयामों के तहत देखा जाता है, जिसमें मैंने बताया
कि एक पहला आयाम होगा केंद्र राज्य विधायी संबंध का, दूसरा आयाम होगा, आयाम मीन्स डायमेंशन, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध यानी कार्यपालिका संबंध, और तीसरा होगा केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, है ना। यहां हम लोग बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, भारतीय परिदृश्य में केंद्र राज्य न्यायिक संबंध का अध्ययन नहीं करते, क्योंकि नो डाउट हमारी राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक है, और संघात्मक राज्य व्यवस्था की प्रकृति में शासन के तीनों अंगों के मद्देनजर जब शक्तियों के विभाजन की बात होती है, तो हमारे यहाँ जिस तरह की संघात्मकता अपनाई गई है, यूनियन प्रकार की संघात्मकता, यहाँ पर केंद्र व राज्यों के मध्य न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, विधायी शक्तियों का बंटवारा होता है, प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा होता है। मीन्स यू कैन हैव अ लुक इनटू द लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल आल्सो हैव अ लुक अपॉन the distribution of executive powers between the center and state, but nowhere you will find about the distribution of judicial powers between the center and state. Why? Because we have the provision of single unified judiciary. हमारे यहाँ एकल समेकित न्यायपालिका का प्रावधान है, जहां शिखर पे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय है, और फिर उसके बाद राज्यों के स्तर पे उच्च न्यायालय, फिर थर्ड टायर पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के साथ शक्तियों का विभाजन करता है, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र का होता है, उच्च न्यायालय राज्यों का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी है, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और इनके बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होता। तो हम लोग केवल विधायी व कार्यपालिका शक्तियों का विभाजन देखेंगे। इसके अलावे एक और देखेंगे, वित्तीय रिलेशनशिप, है ना, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। वित्तीय शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य होता है। ठीक, तो देखो see, here we will try to understand the center state relationship under three different heads. How many heads? Three different heads. यानी तीन अलग अलग शीर्षकों के मद्देनजर केंद्र राज्य संबंध का हम लोग अवलोकन करेंगे। एंड व्हाट आर दीज थ्री डिफरेंट हेड्स? वन इज लेजिस्लेटिव हेड्स, लेजिस्लेटिव हेड यानी विधायी संदर्भ में, विधायी संदर्भ में। दूसरा एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासनिक या कार्यपालिकीय, प्रशासनिक संदर्भ में। एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल यानी वित्तीय संदर्भ में। ध्यान से देख लेंगे, केंद्र राज्य संबंध को हम इन्हीं तीन नियामकों के मद्देनजर पढ़ेंगे। पहला केंद्र राज्य विधायी संबंध, दूसरा केंद्र राज्य एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप प्रशासनिक संबंध, तीसरा फाइनेंशियल रिलेशनशिप यानी वित्तीय संबंध। और देखो एक बात, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, अभी उन क्वेश्चंस के साथ और भी क्वेश्चंस हम लोग जोड़ेंगे जो बेहद अप्लाइड है और जिसका ओरिएंटेशन थोड़ा लॉ से है। अभी तक सवाल तो वहां से नहीं बना है, बट आगे ऐसी संभावना बनती है कि आने वाले दिनों में वहां से सवाल जरूर बनेंगे। जैसे कुछ डॉक्ट्रिन्स वगैरह पूछ देता है, जैसे आप चाहे तो लिख सकते हैं किनारे, आगे मैं फिर आपको लिखवाऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने लिखा था या 4 तक, जो भी हो अपने अनुसार देख लेना, या तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां होगा या 6ठा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आप लिखेंगे व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस। और एक और डॉक्ट्रिन हम लोग पढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 या 7 होगा, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। आगे हम लोग जब इन दोनों डॉक्ट्रिन्स का अध्ययन करेंगे तो यहां से क्या कुछ सवाल बन सकता है, मैं वो सवाल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट इसको समझने के लिए ये आवश्यक है कि आप कम से कम केंद्र राज्य विधायी और प्रशासकीय संबंध को समझ लें, है ना। तो देखो, ये जो केंद्र राज्य विधायी संबंध है या प्रशासनिक संबंध है या फिर आप कह लो वित्तीय संबंध है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान में बड़ा ही मुखर तरीके से किया गया है। यानी संविधान के तमाम प्रावधान इनकी चर्चा करते हैं, समझ रहे मेरी बात। जैसे मान लीजिए अगर आप केंद्र राज्य विधायी संबंध की बात करें
तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अंदर केंद्र राज्य विधायी संबंधों की बात की गई है। फिर आपका भारतीय संविधान के भाग 12 के अंदर वित्तीय संबंध की बात की गई है। देख लो एक बार, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, इसको हम कहां पाते हैं? भारतीय संविधान के भाग 11 में। याद रहेगा आपको। मीन्स व्हाट्स अबाउट द मेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, given under Constitution of India. What would be your response? Your response would be certainly it is part 11 of Indian Constitution, wherein we can find the description about the legislative relationship prevailing between the center and states. तो भारतीय संविधान के भाग 11 में विधायी संबंध की बात की गई है। फिर ध्यान रखना, भाग 11 में ही, भाग मतलब पार्ट, भाग 11 में ही प्रशासनिक संबंधों की भी बात की गई है। और फाइनेंशियल रिलेशनशिप यानी वित्तीय संबंधों की जो बात की गई है बच्चों, ये भारतीय संविधान के भाग 12 में की गई है। मैंने कहा था कि जो बोर्ड वर्क हम लोग करेंगे ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिलेवेंट होगा, है ना। अब सवाल ये उठता है कि चलो विधायी संबंध को हमने देख लिया, भारतीय संविधान के भाग 11 में है। कार्यपालिका संबंध हमने देख लिया, इसका भी उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 में है। लेकिन वित्तीय संबंधों के लिए हमें संविधान के भाग 12 को उल्टाना पड़ेगा, भाग 12 को पलटना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग भाग में जो ये विधायी, कार्यपालिका यानी प्रशासनिक या फिर वित्तीय संबंधों की बात की गई है, आखिर किन किन प्रावधानों के माध्यम से की गई है, यानी यहां पर एक तरह से कह सकते हैं किन किन आर्टिकल्स के माध्यम से की गई है। तो देख लेते हैं। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप under part 11 of Indian Constitution has been discussed via means of articles 245 to 255. तो ये आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 245 टू 255। भाग 11 में विधायी संबंधों की बात की गई है। भाग 11 का मतलब क्या हुआ? संविधान का भाग 11। ठीक है, चलो प्रशासनिक संबंधों की बात अगेन भारतीय संविधान के भाग 11 में की गई है, लेकिन भाग 11 के अंदर किन अनुच्छेदों के माध्यम से? तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद क्रमांक यानी आर्टिकल्स 256 टू 263, यानी अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक जब आप पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि इनके माध्यम से हमारे देश के अंदर केंद्र तथा राज्यों के मध्य आखिर क्या कुछ या किस प्रकार के प्रशासनिक संबंध है, किस प्रकार के एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप है, उनका उल्लेख किया गया है। क्लियर है? फिर जब हम लोग वित्तीय संबंध की बात करते हैं तो सीधे हमें कहां जाना पड़ेगा बच्चों? भाग 12 में, और भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक किसका उल्लेख है? वित्तीय संबंध का। आर्टिकल 268 टू 293 यानी भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का हवाला दिया गया है। क्लियर है? एक बार फिर से सुनिए, जब हम भारतीय संविधान के अंदर केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं तो यह अध्ययन मुख्यतः 3 अलग अलग शीर्षकों के तहत किया जाता है। मीन्स दिस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इज स्टडीड under the heads of 3 different elements. One is the legislative head, other is the executive head, and third one is the financial head. I have already told you why we do not consider one of the heads like judicial head as far as the study about center state relationship is concerned. Why? Because the reason is simple. Outside the provision of single unified judiciary. This is the reason why the judicial relationship is negated in due course of studying about center state relationship in India, right? See, legislative relationship भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55 याद कर लेना। एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप अगेन भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263। फाइनेंशियल रिलेशनशिप भाग 12 अनुच्छेद 262 से 293। Shall I move ahead? Shall I omit this? मिटा दो इसको। चलो,
सी अब हम लोग चूंकि अलग अलग शीर्षकों के तहत लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल के तहत हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि भारतीय पृष्ठभूमि में या किसी भी देश के अंदर अगर फेडरल सेटअप हो और केंद्र और राज्य संबंधों का अध्ययन करना हो तो इसके लिए आवश्यक होता है कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति पर एक नजर जरूर डालें, क्योंकि जिस तरह की राज्य व्यवस्था अथवा संविधान की प्रकृति होगी, जाहिर सी बात है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का स्वरूप भी वैसा ही होगा। ओके, तो देखिए, in order to understand center state relationship, first of all we need to understand the nature of Indian constitution vis-a-vis Indian polity. Okay, तो यहां पर हम लोग बेसिकली अभी हम लोग बच्चों थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पूरा पूरा लिखेंगे, नहीं तो पता चला कि आपका खुद का ही नोट्स दूसरे का नोट्स लगने लगेगा, बाद में आप लगेंगे ढूंढने कि NOIC क्या है और ये गूगल पे नहीं मिलेगा। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी देश के संविधान की प्रकृति के बारे में आपको बताया जाए कि अमुक देश के संविधान की अमुक प्रकृति है, तो इतनी बात यह बताने के लिए पर्याप्त होती है कि उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी। यानी किसी देश के संविधान की जैसी प्रकृति होगी, उस देश की राज्य व्यवस्था की भी वही प्रकृति होगी। मीन्स नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो अगर मैं दोनों एक साथ बोलूं या इन दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करूं तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बात एक ही है, अलग अलग नामों से हम जानते हैं, है ना। संविधान की जैसी प्रकृति होती है, संबंधित देश की राज्य व्यवस्था की भी वैसी ही प्रकृति होती है। तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया में यानी भारत में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? भारतीय संविधान की प्रकृति को समझना होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को समझना होगा। दूसरे अर्थों में मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों का आकलन करने के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को समझना होगा, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी को जानना होगा। दोनों बात एक ही है। तो अब देखो, चाहे मैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहूं या नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, एक ही बात हुई। और इसकी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आवर अल्टीमेट मोटिव इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप फाउंड इन इंडिया। यहां हमारा मकसद क्या है भाई? भारतीय संविधान की प्रकृति अथवा राज्य व्यवस्था की प्रकृति को जानने के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि भारत में हम केंद्र राज्य संबंध को जान सके। जैसा मैंने बताया कि केंद्र राज्य संबंध को जानने के लिए इसे जानना आवश्यक है। तो जरा आप ही बताओ, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? आप चूंकि मैं साउंड सिस्टम लगा दिया हूं अंदर, तो मोबाइल से आवाज आपकी आ नहीं रही है। हालांकि मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरी आवाज आप खुद ही सुन पा रहे होंगे। लास्ट के 5 मिनट में आपसे संवाद स्थापित करूंगा कि आप कितना कंफर्टेबल फील किए मेरी आवाज सुनने में, क्योंकि मार्कर की इंक मुझे अभी भी उतनी शार्प नहीं दिख रही है कि आप बड़ी आसानी से इसे पढ़ पा रहे होंगे। इसीलिए मैं एक एक चीज कई बार, 2-2 बार, 3-3 बार बोल रहा हूं। एनीवे, आप में से तमाम लोग हो सकता है वही जवाब दिए होंगे जो मैं जानना चाहता हूं आपसे। फिर भी मैं यहां बता देता हूं कि भारतीय संविधान अथवा राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति है वो बेसिकली फेडरल है। फेडरल। अब देखो, इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंदर यानी पार्ट 1 के अंदर जो अनुच्छेद 1 है, जो आर्टिकल 1 है, यह आर्टिकल 1 मीन्स आर्टिकल 1 in part 1 of Indian Constitution clearly makes us know about the fact that ours have the provision of federal mode of political system or the nature of Indian Constitution is federal one. Are you getting my point or not? See, कैसे पता चलता है? If you have a look upon article 1 in part 1 of Indian Constitution, it is written in a manner like India that is Bharat. India that is Bharat shall be a union of states. A union of states. कहने का तात्पर्य है, अगर इसका हम देवनागरी वर्षन बोले तो इसका मतलब यही होता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अब ये शब्द जो राज्यों का संघ है ना,
यह बतलाने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय संविधान अथवा भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। आपको बताऊं, वैश्विक स्तर पे जहां कहीं भी लोकतांत्रिक संविधान की बात होती है, यानी ऐसा संविधान जिसमें संविधानवाद के गुण निहित हो, ऐसा संविधान जहां विधि के शासन की संकल्पना को साकार किया गया हो, वह संविधान या तो एकात्मक हो सकता है यानी यूनिटरी, या फिर संघात्मक हो सकता है जिसको हम लोग बच्चों फेडरल बोलते हैं, या फिर ना तो पूर्णतः एकात्मक ना ही पूर्णतः संघात्मक जिसे हम लोग बोलते हैं क्वासाई फेडरल यानी अर्ध संघात्मक, क्वासाई फेडरल, यूनिटरी फेडरल, क्वासाई फेडरल, इन्हीं तीन में से कोई ना कोई एक प्रकृति होगी। अब जब भारतीय संविधान का आकलन किया जाता है तो तमाम देशी विदेशी स्रोतों के आधार पर, रुझानों के आधार पर, अलग अलग विद्वानों द्वारा प्रकट किए गए मतों के आधार पर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से, विभिन्न वर्डिक्ट्स के माध्यम से, संविधान निर्मात्री सभा के रुझानों के माध्यम से यह बात साफ साफ सुस्पष्ट होती है कि हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर है। तो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिवली आपको नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए दूसरे सारे साक्ष्यों और स्रोतों को मैं यहां नजरअंदाज करूंगा। यहां मैं बस नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हीं बातों का हवाला दूंगा जिनका संबंध सेंटर स्टेट रिलेशनशिप टॉपिक से है। ओके, चूंकि बच्चों जैसा मैंने बताया कि हमारे यहां फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन अनुच्छेद 1 में फेडरल वगैरह जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, यूनियन हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि फेडरल मोड ऑफ पॉलिटी के अंदर आखिर किस किस तरह के स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो देखना, किसी भी देश के संविधान की प्रकृति अथवा राज्य व्यवस्था की प्रकृति अगर फेडरल है, संघात्मक है, तो इसके 3 अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। फेडरल मोड ऑफ पॉलिटी या फेडरल मोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके 3 स्वरूप हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनियन टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं फेडरेशन, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। राइट, फिर से सुनो, अगर कोई कहे कि हमारे देश में संविधान अथवा राज्य व्यवस्था की प्रकृति फेडरल है, यानी हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर का कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी भिन्नताओं के साथ अलग अलग स्वरूप धारण कर सकता है। तो केवल यह सुन लेना कि हमारे यहां फेडरल मोड ऑफ पॉलिटी है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक एनी टाइप ऑफ व्यू पॉइंट over the mode of polity existed in the country concerned and whatever be told by the second person to you. Okay, तो यहां पर बेसिकली ये ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई कहे कि हमारे यहां फेडरल मोड ऑफ पॉलिटी है, तो आप यह जानने का जरूर प्रयास करें कि फेडरल मोड ऑफ पॉलिटी में किस प्रकार का फेडरल, यूनियन प्रकार का या फेडरेशन प्रकार का या कॉन्फेडरेशन प्रकार का, है ना। तो देखो, जहां भी यूनियन प्रकार का फेडरल मोड ऑफ पॉलिटी होगी, थोड़ा सा पहले इसका देवनागरी वर्जन भी देख लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है बच्चों संघ, फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ, और कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है महासंघ। तो देखो, ये कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो पारिभाषिक होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, खास करके हिंदी व्याकरण में, कि शब्दों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है ना, देशज, विदेशज, है ना, पारिभाषिक वगैरह वगैरह। तो अगर कोई कहे कि यूनियन का हिंदी क्या होगा, है ना, तो यूनियन कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे सीधे सीधे एक ही शब्द में किसी दूसरी भाषा में रूपांतरित कर दिया जाए, नहीं, ये पारिभाषिक शब्द है, इसको डिफाइन करना पड़ता है। फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब परिसंघ। तो ऐसा नहीं कि फेडरेशन का हमने हिंदी रूपांतरण लिख दिया परिसंघ। फेडरेशन एक डेफिनेशन बेस्ड वर्ड है, और कॉन्फेडरेशन भी ऐसा ही है। इसलिए आप देखते होंगे कि किसी सब्जेक्ट विशेष के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसे सिंपल इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप ढूंढना चाहे तो उसका मतलब नहीं मिल पाता है, और मिलेगा भी तो बड़ा लचर मतलब मिलता है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डिक्शनरी आती है।
जैसे डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी, है ना, डिक्शनरी ऑफ यू कैन से इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, ऐसे अलग अलग डिक्शनरीज आती हैं। और उन डिक्शनरीज में सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिक्शनरी होंगी वहां हर शब्द का मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा। कईयों का मतलब तो आपको 10-10 वाक्य पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि शब्द तो ये भी है लेकिन ये पारिभाषिक शब्द है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आपको ये कहे कि नहीं जी यूनियन का मतलब तो संघ नहीं परिसंघ होता है, फेडरेशन का मतलब परिसंघ नहीं महासंघ होता है, ये वही कंफ्यूजन होता है जो लोग इसके अंग्रेजी रूपांतरण को देखते हैं। तो पहली बात, इसका कोई हिंदी भाषा में इन शब्दों का कोई ठोस रूपांतरण नहीं है। मैं ये तीनों हिंदी शब्द इनके करेस्पॉन्डिंग क्यों बता रहा हूं? संघ लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी वर्षन में यूनियन, फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन का जब भी सवालों के अंदर इस्तेमाल होता है तो उसके हिंदी फॉर्मेट में यूनियन के सापेक्ष संघ लिखता है, फेडरेशन के सापेक्ष परिसंघ लिखता है, कॉन्फेडरेशन के सापेक्ष महासंघ लिखता है। उसी को बुनियाद बनाते हुए मैंने इन तीनों अंग्रेजी शब्दों के करेस्पॉन्डिंग इन देवनागरी शब्दों को आपके सामने रखा है। क्लियर है ये बात? तो देखो, ये तो जो फेडरल मोड ऑफ पॉलिटी होती है, अब चाहे वो यूनियन प्रकार की हो यानी संघीय प्रकार की हो या परिसंघीय प्रकार की हो, कहने का मतलब फेडरेशन, या महासंघीय प्रकार की हो, कहने का मतलब कॉन्फेडरेशन, चाहे इन तीनों में कोई भी हो, इतना तो तय है कि कोई बोलेगा मेरे यहाँ यूनियन है या यूनियन सिस्टम है या संघीय प्रणाली है तो बोल देंगे कि अच्छा फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई कहा कि मेरे यहाँ फेडरेशन एग्जिस्ट करता है तो बोलेंगे ओके फेडरल स्ट्रक्चर तुम्हारे यहाँ भी है। कोई कहेगा मेरे यहाँ कॉन्फेडरेशन है तो बोलेंगे ओके फेडरल स्ट्रक्चर तुम्हारे यहाँ भी है। यानी तीनों फेडरल स्ट्रक्चर के अलग अलग चेहरे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग चेहरे हैं तो इनको अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? सबके लिए केवल एक ही शब्द क्यों इस्तेमाल नहीं कर दिया जाता? तो वजह है तीनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं होती है। अब यहां थोड़ी थोड़ी भिन्नताओं का मतलब क्या हुआ कि अधिक अधिक समानताएं होंगी और थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं होंगी। तो जो समानताएं हैं जाहिर सी बात है वही इन तीनों के मद्देनजर उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखो, फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में 5 बातें बच्चों देखने को मिलती है जो कॉमन रूप से होगी। पहली, एक आप कह सकते हैं एक पैटर्न मैं आपको दूंगा, उस पैटर्न के मद्देनजर आप इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि उस पैटर्न को मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खोलूंगा नहीं तो ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा। डी एस डब्ल्यू आर एंड ए, क्या है? डी एस डब्ल्यू आर ए। देखो, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर, बोथ आर एंटायरली द डिफरेंट थिंग्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जगह आप भूले से भी सेपरेशन ऑफ पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर अंग्रेजी का अनुवाद नहीं चल रहा है कि चलो भाई डिस्ट्रीब्यूशन का सिनोनिम्स पर्यायवाची सेपरेशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन की जगह सेपरेशन भी मुंह उठाए लिख देंगे और काम बन जाएगा। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, पूरा खेल खराब हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर एक अलग सिद्धांत है, उसको बोलते हैं शक्ति पृथक्करण। इसे क्या कहते हैं? शक्तियों का विभाजन। अब यहां विभाजन व पृथक्करण में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे। ध्यान रखें फिर से, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। यानी जहां भी फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जहां भी फेडरल ब्रांड ऑफ पॉलिटी एग्जिस्ट करेगी, वहां पर केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित होगा ही होगा। अब विभाजन किस रूप में किया जाएगा, इसके भी अपने अपने स्वरूप है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां देखो, ये है पर्सन 1 और ये है पर्सन 2, इन दोनों के मध्य विभाजन करना है ना? तो भाई विभाजन के कितने तरीके होंगे हमारे यहाँ? 3 तरीके। हमारे यहाँ का, आपके यहाँ भी 3 से ज्यादा प्रकार से आप विभाजन नहीं कर सकते। मान लो मेरे पास 10 मार्कर है ऐसे, देखो 1 2 3 4 वैसे 5 ही है अभी और लगभग बिना इनके सारे। एनीवे, तो ये जो भी मार्कर है, माना कि 10 मार्कर है, अब इन 2 लोगों में बांटना है। आप में से कोई 2 है, P1 और P2 में क्या विकल्प हो सकता है? एक विकल्प ये होगा कि मान लीजिए पर्सन 1 को हमने 6 मार्कर दे दिए तो पर्सन 2 को कितना देंगे? 4। विभाजन हुआ ना, ये भी विभाजन हुआ। बट इस विभाजन में पर्सन 1 इज प्रोवाइडेड ग्रेटर नंबर ऑफ मार्कर्स एज कंपैरिजन टू पर्सन 2, बट स्टिल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट। फिर भी यहां विभाजन हो रहा है। बच्चों, दूसरा विभाजन का तरीका क्या हो सकता है? दोनों के बीच बराबर बराबर बांट दे,
पर्सन 1 को 5, पर्सन 2 को भी 5। अगेन यह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन ये समतामूलक विभाजन है, बराबर बराबर बांटा, यानी पर्सन 1 एंड पर्सन 2 बोथ आर प्रोवाइडेड इक्वल नंबर ऑफ मार्कर्स। और व्हाट वुड बी द थर्ड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी मेड बिटवीन पर्सन 1 एंड पर्सन 2? यह भी तो हो सकता है कि पर्सन 2 को हमने 6 या 7 मार्कर दे दिया और पर्सन 1 को 3 ही। तो यहां क्या हुआ, पर्सन 2 इज प्रोवाइडेड ग्रेटर नंबर ऑफ मार्कर्स एज कंपैरिजन टू पर्सन 1। So don't you think we can have a total of 3 way outs to make distribution between two individuals, namely person 1 and person 2? आपको बताऊं, विभाजन के इन्हीं 3 स्वरूपों के आधार पर फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक यूनियन, दूसरा फेडरेशन, तीसरा कॉन्फेडरेशन। यूनियन को हम लोग क्या बोलेंगे, संघ, परिसंघ तथा महासंघ। क्लियर है? अगर केवल आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की संकल्पना को भी याद रखते हैं तो बड़ी आसानी से आप यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में फर्क महसूस कर पाएंगे। इसके अलावे इन तीनों ही में जो दूसरी अवधारणा आप पाएंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, W स्टैंड्स फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जहां भी होगी उस देश का संविधान हर हाल में लिखित होगा। अगर किसी देश के पास अलिखित संविधान है, तय मानिए वहां राज्य व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तीसरा, R स्टैंड्स फॉर रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अनम्यता के भाव का होना, यानी संविधान में कठोरता का होना। और पांचवा है A स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, न्यायालयी प्राधिकारिता। तो ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो 5 बिंदु है, ये हर हमेशा आपको फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में दिखेगा। अब चूंकि फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यूनियन प्रकार का हो सकता है, फेडरेशन प्रकार का हो सकता है, कॉन्फेडरेशन प्रकार का हो सकता है, लिहाजा इन तीनों ही के साथ आप ये 5 बातें पाएंगे, ये कॉमन होगा। लेकिन तीनों में जो भिन्नताएं हैं वो मूलतः कुछ अलग जो 2-3 आधार है उनके आधार पर प्रकट की गई है, जिसमें सर्वप्रमुख आधार है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यानी जहां कहीं भी यूनियन टाइप फेडरल सिस्टम होगा, वहां जाहिर सी बात है, चाहे यूनियन टाइप हो, फेडरेशन हो या कॉन्फेडरेशन हो, केंद्र राज्य की अवधारणा आपको तीनों जगह दिखेगी। यानी यहां भी आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पाएंगे, फेडरेशन में भी आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पाएंगे, और कॉन्फेडरेशन में भी आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पाएंगे। और तीनों ही परिस्थितियों में जब आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का आकलन करेंगे और आकलन करने के दौरान डी, दैट इज शक्तियों के विभाजन की संकल्पना पे बात करेंगे सॉरी, तो ध्यान रखेंगे यूनियन टाइप फेडरल सिस्टम में सेंटर इज प्रोवाइडेड ग्रेटर पावर एज कंपैरिजन टू स्टेट्स, यानी यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था में, फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र हमेशा हमेशा राज्य की तुलना में ज्यादा शक्तियां रखेगा। अगर हम बात करें फेडरेशन की, तो यहां सेंटर और स्टेट्स दोनों कमोबेश बराबर की शक्तियों को साझा करेंगे। और तीसरा, अगर हम कॉन्फेडरेशन यानी महासंघ की बात करें, तो यहां सेंटर और स्टेट के मध्य जब शक्तियों के विभाजन की बात होगी, तो यह सेंटर एंजॉयज लेस पावर एज कंपैरिजन टू स्टेट्स। बिल्कुल देसी भाषा में समझ जाओ, यूनियन टाइप फेडरल सिस्टम में केंद्र राज्य से बहुत ताकतवर होगा। परिसंघीय व्यवस्था में यानी फेडरेशन में कमोबेश केंद्र और राज्य दोनों बराबर रूप से सक्षम होंगे, बराबर की शक्तियों को साझा करेंगे। और तीसरा, कॉन्फेडरेशन में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की जब बात करेंगे, और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करते हुए जब शक्तियों के विभाजन की संकल्पना पर बल देंगे, तो स्टेट के पास केंद्र की तुलना में ज्यादा शक्तियां दिखेंगी। अब एक एग्जांपल देखो, इंडिया में यही पहला वाला फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारे यहां किस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर है? यूनियन प्रकार का। फेडरेशन कहां है? यूएसए में, अमेरिका में। कॉन्फेडरेशन कहां है? कॉन्फेडरेशन 1991 से पहले सोवियत संघ में हुआ करता था, यानी पूर्व सोवियत संघ, जो 15 देशों का एक कॉन्फेडरेशन हुआ करता था, इंक्लूडिंग रशिया, है ना। अभी वर्तमान में इसका एग्जांपल देखें तो यूरोपियन यूनियन, ये महासंघ का बेहतर उदाहरण
कही जा सकती है ना। अब भारत में यूनियन प्रकार की, देखिए ना, फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे खूबसूरत एग्जांपल यूएसए को कहा जाता है। फिर भी जब हम भारतीय परिदृश्य में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ जो संघात्मकता अपनाई गई है, किस देश के संविधान को आधार मानकर अपनाई गई है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि हमने संघात्मकता के कैनेडियन मॉडल को अपनाया, यूएस मॉडल को नहीं। अगर यूएस मॉडल अपनाया होता तो केंद्र व राज्य दोनों इक्वल फुटिंग पे होते, लेवल प्लेइंग फील्ड पे होते, बराबर की स्थिति में होते, लेकिन हमारे यहाँ बराबर की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कैनेडियन मॉडल को अपनाया है। एंड कैनेडियन मॉडल टॉक्स अबाउट यूनियन टाइप ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, नॉट ऑफ फेडरेशन टाइप। क्लियर है? तो हमारे यहाँ जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति दिखती है या संविधान की प्रकृति दिखती है, आखिर इसका आकलन किस मॉडल पर किया गया है? तो बच्चों आपका जवाब क्या होगा? कनाडियाई मॉडल पर, यानी कैनेडियन मॉडल। ओके, तो ये एक सामान्य स्वरूप, जाहिर सी बात है। सोचो जरा, जब हमारे संविधान अथवा राज्य व्यवस्था की प्रकृति ही ऐसी है कि जब कभी भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करेंगे तो सेंटर हमेशा मजबूत स्थिति में होगा और राज्य हमेशा कमजोर स्थिति में होगा। और पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का अध्ययन हम 3 शीर्षकों के मद्देनजर करते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो आपको नहीं लगता कि बात चाहे विधायी शक्तियों की हो, चाहे प्रशासनिक शक्तियों की हो, चाहे वित्तीय शक्तियों की हो, तीनों ही परिस्थितियों में केंद्र राज्यों की तुलना में अत्यधिक मजबूत होगा। तो ये है भारत में केंद्र राज्य संबंधों को समझने के लिए बुनियाद है। तो यहां से अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बखूबी समझ पाए होंगे कि भारतीय पृष्ठभूमि में केंद्र राज्य संबंधों की एक तरह से कह सकते हैं रूपरेखा कैसी है, प्रकृति कैसी है। तो स्पष्ट हो गया कि केंद्र राज्य संबंध में सेंटर हमेशा पावरफुल पोजीशन में होगा, राज्य हमेशा कमजोर स्थिति में होंगे। अब चूंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस टॉपिक को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा उसका फ्लैशबैक कर लेते हैं। पहली बात, हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं। मैंने बच्चों आपको बताया कि केंद्र राज्य संबंधों को 3 शीर्षकों के मद्देनजर पढ़ेंगे: विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय। बताओ, केंद्र राज्य विधायी संबंध का हवाला भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? अनुच्छेद 11, भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध। और भाग 11 के अंदर किन अनुच्छेदों के माध्यम से? तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 245 से 255। क्लियर है? आगे, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की बात कहां की गई है? भाग 11 में ही, यानी विधायी व प्रशासनिक, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, both are discussed under part 11 of Indian Constitution. We can have a reference of legislative relationship between center and state via means of articles 245 to 255, and when it comes to have a look upon the executive relationship prevailing between center and state in part 11 of Indian Constitution, you are required to have a look upon article 256 to 263, 256 से 263. And when it comes to the financial relationship, the constitutional provision devoted to it is all about part 12 of Indian Constitution. Means part 12 of Indian Constitution talks about the financial relationship between center and states, and the articles dedicated to it are article 268 to 293.